ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी लोग जिन्हें दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती डोज के लिए एलिजिबल हैं। श्रोताओं, आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कोविड-19 स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर पॉल, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। रामनवमी की सबको बधाई, अभिनंदन। जी डॉक्टर पॉल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और श्रोताओं, आप भी डॉक्टर पॉल से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल, आज से निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड वैक्सीन की जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लगनी शुरू हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं और पहले दिन इसका रिस्पांस कैसा रहा? वैक्सीन की एहतियाती डोज का कार्यक्रम हम जनवरी से चला रहे हैं देश में, और इसमें अभी तक जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे शुरुआत की गई कि उनको एहतियाती डोज लगे, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर 60 वर्ष के ऊपर के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ये एहतियाती डोज का कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। शुरू में 60 से जो ऊपर थे वो दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे, उनके लिए था। अब सबके लिए वो कार्यक्रम चल रहा है। जी, इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में ना अब ये भी आगे बढ़ा के अब कर दिया गया है कि कोई भी वयस्क 18 साल से ऊपर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं एक निजी वैक्सीनेशन केंद्र पे जाके। तो इस तरह से इस एहतियाती डोज का जो कार्यक्रम है उसकी डायमेंशन बढ़ा दी गई है। वो जो पहले के 3 ग्रुप हैं उनको सरकारी सिस्टम में और साथ साथ प्राइवेट सिस्टम में, दोनों में ही लगता रहेगा, वो कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा बच्चों में टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो 15 से 18 और फिर 12 से 14 का वो भी चलता रहेगा जैसे पहले चला हुआ था। इसके अलावा बाई चांस किसी को किसी भी 12 साल से उम्र को ऊपर एक भी डोज नहीं लगी है या 1 लाख के दूसरी नहीं डोज लगी है, वो कार्यक्रम भी चलता है। एहतियाती डोज से तात्पर्य ये है कि आपको 2 डोज लग चुके हैं पहले तो, और उसके बाद दूसरी डोज के बाद आप 9 महीने हो चुके हैं। और जब 9 महीने हो जाते हैं तो लगता है कि अगर इम्यूनिटी में कमी आई है तो उसको कमी को फिर दोबारा ऊपर लाने के लिए, इम्यूनिटी को ऊपर पहुंचाने के लिए एक तीसरी डोज दी जाए, जिसका नाम कि हम एहतियाती डोज कहते हैं। तो जिनके 9 महीने से ज्यादा दूसरी डोज के लगे हुए टाइम हो गया है जी, अब 18 से ऊपर वो निजी वैक्सीनेशन केंद्र में लगा सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और 60 से ऊपर निजी में भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे सरकारी सिस्टम से लगे हुए हैं फ्री वैक्सीनेशन, वो भी लगते रहेंगे। जी। और डॉक्टर पॉल, अब जो 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज हम देंगे, इसके लिए ये सुविधा फिलहाल अभी निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध है? हाँ जी, देखिए जो पहले 3 ग्रुप कहे मैंने, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से ऊपर, उनकी एहतियाती डोज जो है वो सरकारी सिस्टम में फ्री भी मिल रही है और निजी भी लग रहे हैं। वो प्रोग्राम पहले भी भागीदारी में चलता था, हालांकि ये सच्ची बात है कि फ्री डोज ही बहुत आगे तक पहुंची है
सरकारी सिस्टम के द्वारा। जी। और 18 और 60 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि एहतियाती डोज जो लगेगी वो निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पे ही लगेगी और दूसरा कार्यक्रम साथ साथ चलता रहेगा। जी। और डॉक्टर पॉल, प्रिकॉशनरी डोज में क्या वही वैक्सीन होनी चाहिए जो पहले लग चुकी है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। मैं ये समझाना चाहूंगा कि एहतियाती डोज हम क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में एक बार फिर चिन्हित कर दूं। पहले भी छोटे तरह से मैंने कहा, वो इसलिए है कि जो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन हम उपलब्ध हो गए हैं दुनिया में भी, हमारे देश में भी, किसी अरसे के बाद लगता है कि उसमें इम्यूनिटी की ताकत में कमी आने का चांस होता है। और वो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने वो जो लाइन ड्रॉ करी है वो 9 मंथ पे करी है। जी। तो एहतियात के तौर पे सभी में नहीं कमी आती, लेकिन किसी हद तक कुछ लोगों में कमी आ सकती है। तो कवच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये गाइडेंस बनी, एंटैगी ने कहा और साइंस के जो जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि 9 महीने के बाद हम एहतियाती डोज से वो इम्यूनिटी ऊपर लाएंगे ताकि हमारा कवच स्ट्रांग हो। ये एक बात याद रहे कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए एहतियाती डोज जो है वो लेनी चाहिए जब आपको उसके पात्र बन गए हैं। दूसरी बात आती है कि कौन से वैक्सीन लगे। अभी तक जहां तक हमारा शोध, हमारा नॉलेज, हमारा विज्ञान, हमारे जो वैज्ञानिक ग्रुप्स हैं उनकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि जिसको जो पहले वैक्सीन 2 लगे एहतियाती डोज भी वही लगेगी। आपने पहले कोवैक्सीन लगाया है 2 डोज, तो आपको एहतियाती डोज कोवैक्सीन की ही लगेगी। अगर आपने कोविशील्ड लगाया है 2 डोज, तो आपको कोविशील्ड लगेगी। जैसे मैंने कोवैक्सीन लगाया स्वास्थ्य कर्मियों के तरह से शुरुआत में पहली डोज लगी, फिर 1 महीने बाद दूसरी लगी, तो जो मेरी एहतियाती डोज बनी वो कोवैक्सीन बनी। तो अभी हम वही वैक्सीन लग रहा है एहतियाती डोज में जो कि आपने ओरिजिनली लिया है। इसके साथ साथ ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में और मीडिया में, अखबारों में ये चर्चा होती है कि पहले कुछ वैक्सीन लगे और उसके बाद एहतियाती डोज या उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं या बूस्टर डोज कहते हैं या तीसरी डोज कहते जब कहते हैं तो बदल सकते हैं। ये बात आती है बाहर के देशों में जहां पे कि mRNA वैक्सीन इस्तेमाल हुआ बहुत हद तक और दूसरी तरह के वैक्सीन लगे, कोई जॉनसन जॉनसन लगा या कोई और लगा। वहां ये देखा गया है कि एस्ट्राजेनेका जैसे लगा यूके में, उनका वहां देखा गया है कि वो प्रमोट करते हैं कि बदल के लगा दो और विसंगित वैक्सीन लग सकता है, संगत की बजाय विसंगित की दूसरा लग सकता है, हेटेरोलोगस लग सकता है। इसका मतलब क्या हो कि कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लग जाए या उल्टा लग जाए या कोई नया वैक्सीन लगे। इसके बारे में मैं सबको ये सूचित करना चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारे जो 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बाद एक विसंगित वैक्सीन लगे या बदला हुआ वैक्सीन लगे या आपस में बदल जाए, ये शोध चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। जब भी इसके बारे में हमें रिजल्ट मिलेंगे और अगर रिजल्ट ये करते हैं, दिखाते हैं कि विसंगत हो जाए, बदल के लग जाए और उससे फायदा बेटर होता है, अच्छा होता है, तो वो बात आपके सामने लाएंगे। आज की डेट में बिल्कुल जिम्मेवारी से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप जो वैक्सीन आपने पहले लगाए हैं, तीसरा डोज जो है, एहतियाती डोज जो है, वो उसी वैक्सीन का लगाइए। प्रोटेक्शन बढ़ती है, आपका कवच स्ट्रांग होता है और हमने देखा है कि जब वैक्सीन लगे जिन व्यक्तियों को उनमें कोरोना की सीरियस बीमारी नहीं हुई। हमने देखा है कि सीरियस बीमारी और मौत की दर जो है, मतलब इतना असर है कि लगभग 97-98% जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं सीरियस बीमारी से। इसलिए हमें सीरियस बीमारी से बचने के लिए, कहीं ऐसे ना हो कि फ्यूचर में फिर ये वायरस आए, उस दशा में हमें सीरियस बीमारी से बचने के लिए और उससे भी गंभीर परिणामों से बचने के लिए अपने वैक्सीन शुरू वाले तो लगाने ही है, कोई छूट गया तो उसको भी लगाना है पहले 2 डोज, और अगर 9 महीने हो गए हैं तो आपने एहतियाती डोज भी लगानी है। डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहेंगे कि 9 मंथ्स जैसा कि आपने बताया कि 9 महीने का गैप होना चाहिए
तीसरी डोज के लिए, तो इसमें हम फर्स्ट डोज से कैलकुलेट करना है या सेकेंड डोज से कैलकुलेट करना है? हमने सेकेंड डोज से कैलकुलेट करना है। जिस दिन आपको सेकेंड डोज मिलेगी उसके बाद आप 9 महीने पूरे करिए, और फिर उसके बाद 9 पूरे होने के बाद सेकेंड डोज के दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने के बाद आप एहतियाती डोज लगने के पात्र हैं। जी। और डॉक्टर पॉल, सीरम इंस्टीट्यूट का जो अगर हम देखें वहां से कोविशील्ड और भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, इसकी कीमतों में भारी कमी की गई है, और अब जो निजी अस्पतालों के लिए जो वैक्सीन की कीमत रखी गई है वो पर डोज 600 रुपए से कम करके 225 रुपए कर दी गई है। तो काफी स्लैश डाउन हुए हैं प्राइसेस में वैक्सीन के, तो इसका क्या आप इफेक्ट देख रहे हैं? ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इससे वैक्सीन की एक्सेस, उपलब्धता और उसका जो स्केल अप होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, कवरेज होगा, उसमें बहुत ही मदद मिलेगी। ये उनका बहुत अच्छा फैसला है, और इस स्टेज पे उनके इतने वैक्सीन लग चुके हैं कि उनके पास अब ये संभव है उनकी तरफ से कि वैक्सीन के प्राइस जो है, कॉस्ट जो है, उसको देखते हुए काम की जाए। उन्होंने ये ठीक फैसला लिया है। इससे आम व्यक्ति को एहतियाती डोज लगाने में बिल्कुल संभावना बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी। और डॉक्टर पॉल, इसका जो प्राइस में कमी की गई है या मूल्य में जो कमी की गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कब से होगा? लोगों को इसका फायदा मिलना कब से शुरू हो जाएगा? अभी से हो रहा है और होना चाहिए, बिल्कुल अभी से ही होना चाहिए। वो ठीक है, इन्होंने अभी इस क्योंकि ये अनाउंसमेंट अभी 3-4 दिन पहले ही हुई है जी, तो हो सकता है कि सप्लाईज प्राइवेट सेक्टर की अभी पहुंच रही होंगी, वो टाइम थोड़ा लग सकता है। लेकिन ये जो पैरामीटर है, ये जो प्राइस की बात है, ये तो इमीडिएटली एप्लीकेबल है। इसी प्राइस पे ही उपलब्धता होनी चाहिए। पर ये मैं मान सकता हूँ कि क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में पहले बहुत कम टीके लग रहे थे, और क्योंकि सरकार के ही फ्री कार्यक्रम में लगभग 98% सारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम उसी तरफ से चल रहा था, तो हो सकता है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सप्लाई का इश्यू हो, जो कि 1-2 दिन की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत मात्रा में उपलब्ध है और वो सिर्फ उनके ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस करने हैं और सप्लाई होनी है, जो कि 1-2 दिन में हो सकती है। तो ये सप्लाई बढ़ जाएगी, और लेकिन जो इन प्रिंसिपल जो प्राइस लागू हो रहे हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से हो रहे हैं। जी। और डॉक्टर पॉल, धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो अब वैक्सीन लगवाने की रफ्तार में भी तेजी आएगी, नंबर्स भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और हम ऑलरेडी 185 करोड़ 70 लाख पे पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे 200 करोड़ की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इस लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं। तो किसी भी देश के लिए, क्योंकि आपने इस पूरे सफर को देखा है कि जिस दिन से फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ, इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके और एक्चुअल प्रोसेस जब से शुरू हुई और आज तक के सफर में, तो कैसा लगता है कि कोई भी देश, भारत जैसा देश, जब हम ये कह सकते हैं कि हम 200 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं या 200 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं, तो कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप किसी देश के लिए? देखिए, वैक्सीन कार्यक्रम हमारे देश का दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ठीक स्टेप लेते हुए, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते हुए, स्पीड बढ़ते हुए, एक वैक्सीन फिर दूसरा वैक्सीन, फिर तीसरा वैक्सीन जुड़ता गया, इस तरह से आगे बढ़ता गया। हमने हाई रिस्क ग्रुप्स से शुरू किया, हमने फिर धीरे 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 उसको बढ़ाया, और फिर एकदम से तेज गति से गति पकड़ती गई। लेकिन गति पकड़ने के साथ साथ में प्रोग्राम में कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं, वो कॉन्फिडेंस तरीके से, रोबस्ट तरीके से चलता रहा। चाहे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो काम होता है वो सुचारू रूप से कितना हो रहा है उसकी बात करें, या हम अपने कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें, या वैक्सीन की जो क्वालिटी है जो है उसकी बात करें कि सिस्टमैटिक तरीके से उसके इतनी सेफ्टी है, उनके साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल है। तो हर नजर से
टीका लगना एक चीज है, लेकिन टीकों को अपनाया गया इतने लेवल पे, जनता ने सारा कॉन्फिडेंस दिखाया और डेटा अवेलेबल है कि इन वैक्सीन ने जान बचाई, ये वैक्सीन सेफ रहे और ये वैक्सीन भारत के भाई बहनों ने, पॉपुलेशन ने अपनाए। हेजिटेंसी थोड़ी बहुत जो शुरू में मामूली सी थी वो सब देशों में थी, लेकिन वो एक तरफ रही। जब 185-86 करोड़ टीके लग जाते हैं तो हेजिटेंसी वाली बात नहीं हुई। तो देश ने इस महायुद्ध में पैंडेमिक के अगेंस्ट जो इतना बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण जो हमें सफलता की तरफ लेके गई है, सफलता तक पहुंचाने की तरफ लेके गया है, ये हमारा एफर्ट, वो वैक्सीन का एफर्ट रहा। और उसमें सब तरह से बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाली बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि वैक्सीन हमारे देश में बने। आप इमेजिन करिए कि इतने वैक्सीन अगर हम अपने आप नहीं बन होते, धरती पे ना बन रहे होते तो कहाँ से लाते? किसके पास है इतने सारे वैक्सीन और वो कितने दे पाएंगे? संभव ही नहीं है, तो बने ही नहीं इतने वैक्सीन। बातें लोग जरूर कभी कहते रहते हैं कि वहां से ले लेते, हम वहां से आ जाते, कहाँ है वो? बने ही नहीं। इतनी मात्रा में किसी के पास भी वैक्सीन नहीं पड़ेगी और इतने महंगे $25 के वैक्सीन की बात होती है। ये हमारे वैक्सीन अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी, सेफ और भारत की धरती पर बने हुए। और हमारे देश की वैक्सीन इंडस्ट्री ने कमाल का काम किया है। सरकार ने उनके साथ हर कदम पे जुड़ के काम किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है देश के लिए और इसके लिए जो लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, चारों तरफ से एनकरेज किया, उंगली पकड़ी, गाइडेंस दी और बुरी तरह से सारे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए काम को पूरा करवाया उन्होंने सब टीम्स के साथ। उनकी ये उस नेतृत्व की वजह से आज हम इतने अच्छी सिचुएशन में। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है, हम मेड इन इंडिया वैक्सीन की बात करते हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है कि अब हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। और डॉक्टर पॉल, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। इस समय कोविड के नए जो वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट का जो पहला मामला है वो देश में सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वायरस अभी भी इस धरती पर है और कहीं ना कहीं देश में भी है। केसेस भी हो रहे हैं और कुछ प्रदेशों में थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आए हैं। हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने आप को संभल कर सिस्टम के तरीके से बचाव करना है, सर्विलेंस करना है और जिम्मेदारी निभानी है, वैक्सीन लगाना है ताकि हम बचे। हम आगे भी कैसे तैयारी करते रहे वो रखनी है तैयारी। पहली बात। दूसरी बात है कि जब वायरस सर्कुलेशन में है इस प्लेनेट पे, इस धरती पर, इस देश में कहीं भी, तो वायरस जब रेप्लिकेट कर रहा होता है, वायरस के 1 से 2, 2 से 4 तो फिर लाखों करोड़ों बन जाते हैं वैक्सीन एक बॉडी के अंदर। तो उसमें बदलाव चांस है, नेचर में, प्रकृति में चांस है कि उसमें बदलाव आता है, म्यूटेशन होती है, स्ट्रक्चर थोड़ा बदलता है। और इसकी वजह से पहली बात। दूसरी बात मतलब ये है आती है इसके ऊपर कि ऐसे वेरिएंट बनेंगे और अभी भी आते रहेंगे, बदलाव वाले वेरिएंट, म्यूटेशन जो है आती रहेंगे। एक्सई वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कि ओमिक्रॉन के ही 2 तरह के वेरिएंट, BA.1 और BA.2, उनमें आपस में तालमेल जुड़ के हो गया। कुछ फीचर वहां से आए, कुछ BA.2 से आए, कुछ A1 से आए या 2 से, दोनों ने मिलकर एक नया वेरिएंट बन गया। ये तो है कि हुआ क्या है। और जब तक वायरस हमारे धरती पर रेप्लिकेट हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, जिंदा है और आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी संभावनाएं होती रहेंगी। इसके लिए हमें मान के चलना होगा। अब इस वेरिएंट में हम जितना हम जानते हैं वो ये है कि ये शायद यूके में आया है, ब्रिटेन में कहीं पे डिटेक्ट हुआ पहले। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जो BA.2 वायरस चला हुआ है आज ओमिक्रॉन का, उससे इसकी थोड़ी गति तेज है, फैलाने की या ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको कहते हैं वो उससे भी 10% फालतू है।
लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि क्या ये ज्यादा सीरियस डिजीज कर रहा है या कम कर रहा है, हम ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं जानते। क्या ये हमारे वैक्सीन की एफिकेसी को, हमारी इम्यूनिटी को पार कर जाता है, ऐसा अभी कोई चीज दिखाई नहीं देती जी। शॉर्ट मैसेज ये है कि ऐसे वेरिएंट्स की आने की संभावनाएं जरूर नहीं है। ये वेरिएंट आया है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ओमिक्रॉन के नंबर 1 वाले और नंबर 2 वाले मिलके आए हुए हैं। इसके ऊपर शोध हो रहा है, अभी तक जो समझ आ रही है ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके बारे में वरी करना चाहिए। इसका जो स्वभाव है अभी इतना कोई अलग दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे शोध होगा जानेंगे वो हम देखेंगे जी। और अभी हाँ, हमारा सर्वेलेंस सिस्टम और उसके लिए भागीदारी जनता की ये है कि अगर आपको सिम्टम आते हैं, शक होता है, तो आप कराएंगे टेस्ट, तभी तो वो RT-PCR होगा, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगी जी। चाहिए नहीं, आपको रिपोर्ट भी करना है। वो जिम्मेवारी हमारी अभी भी रहती है कि अगर आपको खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज जरूर टेस्ट कराइए। उससे पता चलेगा कि क्या ये प्रभाव खत्म हो गया है इस पेंडेमिक का कि नहीं हुआ है, ये है वायरस की नहीं है, और होगा तो हमारी जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करके आगे प्रोसेसिंग में फिर वो सैंपल अपने आप पहुंचेंगे। जी तो बिल्कुल। हमारी पूरी नजर रहेगी कि ऐसी संभावना ना हो। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं नेशनल कोविड-19 स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारी पहली कॉलर हैं बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल सर है, उन्हें मेरा बहुत बहुत राम राम। नमस्ते। जी जी बिल्कुल। और सर सबको पहले तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि आज से जैसे 18 साल के जो व्यक्ति हैं, युवा है, 2 से ज्यादा है, उन्हें मतलब ऐतिहासिक डोज दिया जाएगा। अगर वो मान लें जाते, जैसे पहले जब हमें वैक्सीन दिया जाता तो पहले बताया जाता कि आप खाना खा के या फिर कुछ ऐसे खा के आइए, नाश्ता वगैरह करके आइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या इसमें भी ऐसे ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। अगर मैंने आपका सवाल ये समझा, कैन यू पैराफ्रेज? जी डॉक्टर पॉल ये कह रहे थे कि जैसे पहले हम वैक्सीन लेने जाने के पहले हम कुछ नाश्ता करके और कुछ खा पी के जाते थे, तो क्या उसी तरीके से प्रिकॉशनरी डोज में भी हमें फॉलो करना है? हाँ लगभग। देखिए कोई और एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशन लेनी है अपनी तरफ से इस पर्पज के लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप पहले जाते थे, वैक्सीन लगाए आपने 2 बारी, ऐसे ही जाइए। इसमें कोई और कोई वरी वाली, खतरे वाली सवाल ही नहीं है। वैसे ही पहले 2 वैक्सीन लगे, अब तीसरा भी वैसे ही लगना है। और ये वैक्सीन आपको मालूम है बिल्कुल सेफ है, आप लगाते हो, उसके बाद में घर का काम करते हो, दफ्तर का काम करते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपने पहले अपनाया है, जैसे आपको पहले वैक्सीन सेफ तरीके से आपने रिसीव किया है, वैसे ही करना है। हाँ ये अच्छी बात है कि टीका लगाने जाओ तो खा पी के थोड़ा सा जाओ, ताकि थोड़ा इंतजार भी करना है, उसके बाद और भी करना है। नॉर्मल बात है ये, इसी तरह से इसको अपनाइए। जी बिल्कुल। तो जैसे पहले हम करते आए हैं उसी तरीके से हमें प्रिकॉशनरी डोज को भी लेना है। और डॉक्टर पॉल जो पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अगर हम देखें तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और काफी उत्साह उनके अंदर देखा गया है। और अब जब हम स्कूल्स में बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो भी काफी कॉन्फिडेंट होके भेज रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जैसे कि मैंने बीच में पहले भी कहा कि हमारा कार्यक्रम बच्चों के लिए भी कवर कर रहा है। 15 से 18 का काम शुरू किया गया था, अब हम 12 तक इस मुहिम को लेके आ गए हैं और बहुत अच्छा कवरेज हो जाए। 15 से 18 के 15 की उम्र तक अगर हम पूरा ही हिसाब लेखा जो कर ले तो ये तो 92-93% जो है डोज मिल गई है और लगभग 2 डोजेज मिल गए। बहुत अच्छा काम हो गया। और डॉक्टर पॉल एक कॉल ले लेते हैं। पार्ट एंड पार्सल है, ये हमारे कार्यक्रम का पूरा हिस्सा है
बच्चा कोई छूटना नहीं चाहिए। जी 12 साल के उम्र तक के बच्चों को अब टीका पहला नहीं लगा तो प्लीज लगवाइए, और अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस होकर लगाइए। 12 और 14 के बीच में बहुत ही एक फैसिनेटिंग वैक्सीन है जो देश में उपलब्ध हुआ है, कोर्बेवैक्स है, प्रोटीन सर्जेनिक वैक्सीन है, बहुत सेफ, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, उसको जरूर अपनाइए। 15 से 18 में हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं, एक्सीलेंट वैक्सीन है। और तो काम ये पूरा करना है, बच्चों का कवरेज होगा तो देश का कवच स्ट्रांग होगा, बड़ों का कवर होगा, हर एक जन को कवर करना है, तभी देश को। और डॉक्टर पॉल, छत्तीसगढ़ से ले लेते हैं, इंदर भान जी की कॉल है, आपसे सवाल करना चाहते हैं। इंदर जी नमस्कार। इंद्र भान सर, कुरासी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से। जी बताएं सर, ये बूस्टर डोज कब तक चलेंगी सर? ये जी कब तक चलेगी, मतलब ये इसकी अवधि कितनी होगी? अच्छा, ये कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी, ये जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर पॉल क्या कह रहे हैं? ये जानना चाहते हैं कि जो प्रिकॉशनरी डोज अब हम लगवाएंगे तो इसकी कितनी ड्यूरेबिलिटी होगी, कब तक ये प्रभावी रहेगी, इससे इम्यूनिटी कब तक बनी रहेगी? जी आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक हम ये जानते हैं कि 9 महीने के बाद एहतियाती डोज लगनी चाहिए। आगे जो इस डोज का प्रभाव कितना चलता है आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये अभी हम सब सीख रहे हैं, सोचा जाए तो, क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं है कि एहतियाती डोज के बाद की ड्यूरेशन में हम शोध कर पाए। तो शोध चल रहा है, उसके बाद आगे क्या होगा ये जैसे ही समझ आती जाएगी दुनिया में भी और अपने देश में भी हम बताते जाएंगे। अभी तक बिल्कुल ये है कि अगर 9 महीने हो गए हैं तो आप अपनी एहतियाती डोज आप लगा लीजिए। हाँ, एक चीज और कह देता हूँ आपके साथ, तो ये है कि अगर इसके बीच में 9 महीने के इस अरसे के बीच में आपको कोरोना हो गया मान लीजिए, तो फिर कितना अरसा होना चाहिए? मान लो कि कोरोना अगर आपको बाई चांस फरवरी में हो गया जी, तो फरवरी का दूसरा महीना है, तो हम कहेंगे उससे सिर्फ 3 महीने और जमा कर लीजिए आप, ठीक है? तो फरवरी में लगा तो आपका 5वां महीने मतलब मई में जाके फिर आपका टीका लगेगा। तो फिर ये अगर 9 महीने पूरे हो गए तब, और अगर उसके बीच में कोरोना हुआ तो 3 महीने भी पूरे करने पड़ेंगे ताकि टाइम जो है वो ठीक रहे, क्योंकि बीमारी होने से भी, कोरोना होने से भी इम्यूनिटी आ जाती है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। और 9 महीने से भी वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी रहती है तो इंतजार करना चाहिए। तो एक फैक्टर ये ख्याल रख लेना कि 9 महीने हो जाए, और एक दूसरा ख्याल रखना कि अगर 3 महीने पहले तक कोरोना हुआ है तो 3 महीने आप उसको पूरे होने दीजिए, तभी आप टीका लगाइए। ये एक बात जरूर हम याद करना चाहिए। जी बिल्कुल, और समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल, आप क्या 2 लाइन में संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वायरस अभी भी कहीं ना कहीं कोनों में अभी है, आगे किस स्वरूप की तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। हम अभी एक अच्छी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस अच्छी सिचुएशन में पहुंचने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा देन और बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जिस तरह से वैक्सीनेशन लगाने की आपकी एलिजिबिलिटी, पात्रता बनती है, आप टीका लगाइए। बच्चों में पहला, फिर दूसरा, वयस्कों में 2 टीके लग चुके हैं, 9 महीने हो गए हैं तो 1 डोज लगाइए। बिल्कुल, ये सब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं साइंस के बेस पे, तो उनको प्लीज फॉलो करिए। और अभी भी हमें सिस्टम में चौकन्ने रहना है, और आपस में भी अभी हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और डॉक्टर पॉल, समय बिल्कुल नहीं है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्ते, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com।